लास्ट टाइम हमने देखा था बेसिक चीज़ें बिल्कुल कि आपने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, कनेक्टिविटी कैसे करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, आपके पास डेटाबेस में मोस्ट पावरफुल जो यूज़र है जो क्रिएट हो जाएगा, वो जिसके थ्रू आपने डेटाबेस को शट डाउन स्टार्टअप करना है और नए यूजर्स क्रिएट करने हैं, एग्जिस्टिंग यूजर्स को या अकाउंट का स्टेटस चेंज करना हो या पासवर्ड चेंज करने हो, तो आपके पास दो पावरफुल यूजर हैं। एक है सिस के नाम से, ओके। तो दो आपके पास पावरफुल यूजर्स हैं, एक सिस के नाम से है और एक सिस्टम के नाम से। सिस के पास सिस डीबीए की एक सिस्टम प्रिविलेज होती है। जब भी आप सिस यूजर से कनेक्ट करेंगे तो आप लिखेंगे सिस एज सिस डीबीए। ये यूजर एक ऐसा यूजर है जो डेटाबेस के बाहर से ऑथेंटिकेट होता है और इसके थ्रू आप डेटाबेस को स्टार्टअप करते हैं। वंस डेटाबेस स्टार्टअप हो जाए तो फिर आपके पास सिस्टम यूजर से लॉगिन होकर आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकते हैं और अगर आपने अपने कोई यूजर बनाए हो तो उनके थ्रू काम किया जा सकता है। आपके लिए एक सैंपल यूजर बनाया गया जी HR, उसका पासवर्ड भी HR होगा। बाय डिफॉल्ट इसका अकाउंट लॉक होता है। जब भी एक नई डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे आप, तो ये अकाउंट इसका बाय डिफॉल्ट लॉक होता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप ऐसे डिफॉल्ट अकाउंट्स को नहीं छोड़ सकते इस तरीके से, ठीक है। तो आपने इसका अकाउंट अनलॉक करना होता है। वो आप सिस या सिस्टम दोनों में से किसी यूजर से कनेक्ट होंगे। वो स्टेटमेंट आप देंगे अल्टर यूजर HR आइडेंटिफाइड बाय कोई इसका पासवर्ड दे दें, यूजली हम HR ही दे देते हैं, और अकाउंट अनलॉक। ये पूरी एक स्टेटमेंट है और एंड पे आप सेमीकोलन देंगे। तो ये स्टेटमेंट देंगे तो ये जो यूजर आपका है इसका अकाउंट अनलॉक हो जाएगा और फिर आप इससे कनेक्ट होंगे और फिर आप अपने फर्दर आप जितने भी हैं एक्टिविटीज वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस में बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिस का यूजर है, सिस्टम का यूजर है, HR का यूजर है। आपने अपना कोई यूजर बनाया हुआ है, अली के नाम से यूजर बनाया हुआ है, हसन के नाम से आपने यूजर बनाया, कुछ भी आपने बहुत सारे यूजर बनाए हैं। हर यूजर के अंदर बहुत सारे कुछ सेट ऑफ टेबल्स हो सकते हैं जिनमें वो अपना डाटा स्टोर करेंगे और हर यूजर के जो टेबल्स हैं वो सिर्फ उसी यूजर्स को विजिबल होते हैं। HR यूजर लॉगिन होगा तो उसको अपने टेबल्स नजर आ रहे होंगे, सिस्टम यूजर लॉगिन होगा तो उसको अपने टेबल्स नजर आ रहे होंगे, सिस यूजर लॉगिन होगा तो उसके अपने टेबल्स प्लस वो सारा सबके टेबल देख सकता है, सिस्टम यूजर भी सबके टेबल देख सकता है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स हैं। लेकिन जो नॉर्मल यूजर हैं वो सिर्फ अपने टेबल्स देख सकते हैं। तो क्योंकि ये आपका ओरेकल जो है वो एक RDBMS है, मींस कि ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। R का मतलब होता है रिलेशन और अलजेब्रा में रिलेशन मींस टेबल। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद ये है कि ऐसी डेटाबेस जिसमें आपका डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर होता है, टेबल्स की में स्टोर होता है, तो वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। तो ओरेकल इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें आप टेबल्स के बगैर डाटा स्टोर नहीं कर सकते। यू नीड टू क्रिएट टेबल्स एंड फिर आप उन टेबल्स में डाटा स्टोर करते हैं। आपको जैसे मैंने अभी आपको बताया कि HR का यूजर है, जो पहली बुक हम पढ़ेंगे SQL की, वो एक यूजर आपको सैंपल यूजर पहले से ओरेकल ने क्रिएट करके दे दिया। वो इसमें सैंपल टेबल्स हैं, सैंपल डाटा है। उस डाटा के ऊपर हमने क्यूरीज करना सीखना है कि डाटा को आप डेटाबेस को कैसे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वो आपको कैसे रिस्पॉन्स सेंड बैक करते हैं। तो अगर आपने एक यूजर से लॉगिन हो जाए और उसके लिस्ट ऑफ टेबल्स अगर आपने देखनी हो तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब करेंगे और सेमीकॉलन इज द टर्मिनेशन कैरेक्टर। जहां पे आप सेमीकॉलन देंगे इसका मतलब है वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, वो स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब करेंगे तो जो भी यूजर कनेक्टेड है उसको उसके टेबल्स दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। करें जरा आप HR यूजर से लॉगिन होकर, HR यूजर से लॉगिन होकर करेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब।
ठीक है जी। तो आपने किया सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम टैब, तो आपको इस यूज़र के टेबल नजर आ गए। कंट्रीज का टेबल है, डिपार्टमेंट्स का टेबल है, एम्प्लॉयज़ का टेबल है, एंड सो ऑन, ये सारे टेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये आपके पास लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं। अच्छा, टेबल क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब हर टेबल का एक स्ट्रक्चर होता है। अब डिस्क्राइब की कमांड है, DESC लिख सकते हैं आप इसको, या डिस्क्राइब पूरा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, डिस्क्राइब और आगे टेबल का नाम दे दें, जैसे मैंने डिस्क्राइब कंट्रीज कर दिया। हमारे पास ये टेबल डिफरेंट होगा, आपके पास इस स्टैंडर्ड टेबल थी, ये भी होगा इसका। हाँ। अगर ये यूज करें तो कैसे पता चलेगा हम कौन से यूजर से? शो यूजर की कमांड है। ठीक है, तो मैंने डिस्क्राइब कंट्रीज किया, तो कंट्रीज के टेबल में कंट्री आईडी है, कंट्री नेम के नाम से कॉलम है, और रीजन आईडी के नाम से कॉलम है, और आगे उनकी डेटा टाइप्स हैं। ये बाद में डिस्कस करेंगे ये डेटा टाइप्स क्या होती है। ठीक है, अब अगर आपने किसी टेबल में से डाटा देखना हो तो उसके लिए सिलेक्ट की स्टेटमेंट है। सिलेक्ट, आपने सारे कॉलम्स देखने हो तो स्टैटिक फ्रॉम और आगे टेबल का नाम। सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम कंट्रीज किया तो वो मुझे दिखा रहा है कि इस टेबल के अंदर 25 रोज है, ये सारे कॉलम्स उसमें। एल लिख के एंटर करेंगे, लास्ट क्यूरी आपको दिखा देगा। फॉरवर्ड स्लैश लिख के एंटर करेंगे, लास्ट क्यूरी एग्जीक्यूट कर देगा आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक हमने कल कवर कर लिया था। ओके, देन जी इसमें रह गया था अल्टरनेटिव पोर्ट, क्यू ऑपरेटर। ये 10G ऑनवर्ड क्यू ऑपरेटर ओरेकल ने दिया है। अच्छा, मेरी रिक्वायरमेंट ये क्यूरी आपने इस तरीके से लिखनी है कि लिखा हुआ है हर एम्प्लॉय का, आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉयज के नाम से। टैग करें तो आपको एक एम्प्लॉयज के नाम से टेबल नजर आएगा। इसको अगर आप डिस्क्राइब करें तो इसमें आपको हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बहुत सारे कॉलम नजर आ रहे हैं। तो मुझे आउटपुट चाहिए। लेट से हर एम्प्लॉय का पहला फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। लेट से अगर किसी एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है जी अली, तो लिखा हुआ है अली और एपोस्ट्रॉफी SI, अलीज सैलरी और आगे उसकी टोटल सैलरी। लेट से वो सैलरी उसकी 20,000 है। तो इस तरीके से हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, आगे एपोस्ट्रॉफी SI और आगे सैलरी का कीवर्ड लिखा हुआ है, और फिर उसकी एक्चुअल सैलरी आगे आ जाए। अलीज सैलरी और आगे सैलरी लिखी हुई है। तो कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखें आप, कैसे लिखेंगे आप? समझ आ गई ना? क्वेश्चन की समझ आ गई? लिखें। रिक्वायरमेंट है वो क्यूरी इस तरीके से होनी चाहिए शायद, यानी कि मुझे हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं ले लूंगा सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, कंकैटिनेशन ऑपरेटर, सिंगल कोड के अंदर एक वो कोड दे दूंगा जो एपोस्ट्रॉफी S आ जाए, फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर, फिर S दे दूंगा, फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर, या इसके बाद सैलरी भी दे देते हैं और सैलरी उठा लेते हैं कॉलम में से फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, उस एरर दे दिया, उसने एरर दे दिया जी सिंगल कोड नॉट प्रॉपरली टर्मिनेटेड, क्योंकि आप जब भी कोई एक सिंगल कोड देते हैं तो उसकी टर्मिनेशन ओरेकल एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो ये एक सिंगल कोड आपने स्टार्ट की, इसको आपने यहां पे टर्मिनेट कर दिया, ये स्टार्ट की, इसकी टर्मिनेशन किसी जगह नहीं है, तो इसलिए ओरेकल आपको एरर देगा। इसका एक तरीका तो ये है कि मैं 4 टाइम सिंगल कोड लिखूं। 4 दफा अगर आप सिंगल कोड देंगे ना तो ओरेकल उसको एक सिंगल कोड प्रिंट करेगा। अब उसमें देखें, हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम उसने उठाया टेबल में से, उसके साथ सिंगल कोड और S अपेंड किया, आगे सैलरी का कीवर्ड लिखा और आगे एक्चुअल सैलरी टेबल में से उठा दी। तो आपने कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज किया, 4 टाइम्स आपने सिंगल कोट दिया,
तो 4 टाइम्स सिंगल कोट्स इक्वल टू 1 सिंगल कोट, वो एक सिंगल कोट प्रिंट करेगा। उसके बाद आपने फिर दोबारा कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज किया और आपने सिंगल कोट्स के अंदर ये स्ट्रिंग दे दी। तो ये लिटरल वैल्यू है सिंपली, ये लिटरल वैल्यू रिपीट होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे एक स्पेस दिया और फिर आपने एक्चुअली टेबल में से सैलरी उठा ली। समझ आ रही है ना आपको? अच्छा, एक तो ये तरीका ही है, ओरेकल 9i तक हम इस तरीके से सिंगल कोड प्रिंट करते थे। दूसरा तरीका है अल्टरनेट क्यू का। अल्टरनेट क्यू में क्या होता है जी, आपके पास एक क्यू ऑपरेटर है, उसके बाद आप कोई भी पैरेंथेसिस यूज कर लें, ये पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट्स यूज कर लें या ये पैरेंथेसिस यूज कर लें, जिनकी स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग हो, जिनको स्टार्ट एंड क्लोज किया जाता है, वो कोई भी पैरेंथेसिस यूज करें। तो आप करेंगे अल्टरनेट क्यू, क्यू ऑपरेटर, उसके बाद सिंगल कोट्स में लेट्स से में ये पैरेंथेसिस आप यूज कर लेते हैं और इस पैरेंथेसिस को एंड करेंगे और सिंगल कोट क्लोज करेंगे। ये आपका पूरा क्यू ऑपरेटर बनेगा, इसको कहते हैं अल्टरनेट क्यू। अच्छा, इसके दरमियान आप जितना भी वो देंगे, वो स्ट्रिंग जिसमें सिंगल कोट्स आ रही है यानी कि एपोस्ट्रोफी एस आ रही है, वो आप प्रिंट करना चाहते हैं, वो इसके दरमियान दे दें, तो उसको वो सिंपली एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेट्स मैं इसके दरमियान दे देता हूँ स्लैश कॉमा एस सिंगल कोट एस और आगे सैलरी। तो ये एज इट इज, ये पूरी जो स्ट्रिंग इन पैरेंथेसिस के अंदर आ रही है एज इट इज प्रिंट होगी इंक्लूडिंग दिस कोड। इसको लिखते हैं जरा आप। मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कंकैटिनेशन ऑपरेटर, क्यू ऑपरेटर यूज करूंगा, सिंगल कोट्स पैरेंथेसिस यूज करके स्पेस एस सैलरी स्पेस पैरेंथेसिस क्लोज सिंगल कोट क्लोज कंकैटिनेशन ऑपरेटर सैलरी। स्पेस देंगे तो वो स्पेस एज इट इज प्रिंट हुए आएगी। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो सारा एक ही लिखा हुआ आएगा, स्पेस नहीं आएगी। फिर ये स्पेस मैंने इसलिए दी है। अच्छा, ये जो स्पेस है, ये शुरू वाली स्पेस, ये आपने नहीं देनी। ईडी करते हैं, ईडी से क्या होगा, ईडी लिख के एंटर करेंगे ना तो एडिटर में क्यूरी ओपन हो जाएगी। आप उस क्यूरी में चेंजेस करें, सेव करें और फॉरवर्ड स्लैश लिख के एंटर करेंगे, क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अल्टरनेट क्यू आपको समझ आ गया जी? तो फर्स्ट विंडो का नेम वो आपको टेबल में से लाके दिखा रहा है। आगे आप अपनी तरफ से अपोस्ट्रोफी एस सैलरी अपेंड कर रहे हैं और फिर सैलरी आप एक्चुअली टेबल में से उठा रहे हैं। तो उसको समझ के चलना है आपने। कोई इश्यू हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। डुप्लीकेट रोज, मैं क्यूरी लिखता हूं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज। अच्छा, ये पहले तो देख लीजिएगा। तो उसने मुझे 107 रोज दिखाई हैं। अब ये देखें, डिपार्टमेंट 50 बार बार रिपीट हो रहा है, डिपार्टमेंट 80 बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसी तरीके से और भी डिपार्टमेंट्स होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। ये देखें 50, 30, 100, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और क्यूरी जो मैंने लिखी है वो है ये, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक ही डिपार्टमेंट के अंदर है। तो हर एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी मुझे दिखा रहा है। डिपार्टमेंट 50 में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, डिपार्टमेंट 80 में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो इसलिए मुझे बार बार रिपीट होकर नजर आ रहा है। मुझे मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि मुझे डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी नजर आए कि एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर कितने वो डिपार्टमेंट आईडीज हैं जिनमें कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है। मुझे रिपीटेड नहीं चाहिए वो डिपार्टमेंट आईडीज। तो मैं क्या करूंगा,
ईडी कर लेते हैं और सिलेक्ट के फौरन बाद आप डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लिखेंगे। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो ये डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स हैं, 12 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट कोई डाटा पड़ा हुआ है एम्प्लॉइज के टेबल के अंदर। तो डिस्टिंक्ट क्या करता है, रेपुटेशन आपको रिमूव करके दिखाता है। तो ये एक्चुअली रन टाइम पे डाटा लेके आता है, वो जो रोज रिपीट हो रही होती है वो एक ही दफा आपको दिखाता है, जो वैल्यूज रिपीट हो रही होती है वो एक ही दफा आपको दिखाता है। अगर आप कर देंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी कामा जॉब आईडी, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को चेक करेगा। यानी कि डिस्टिंक्ट सिर्फ एक कॉलम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, वो पूरे आगे पूरे कॉम्बिनेशन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो लेट से आप करते हैं डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी कामा जॉब आईडी, तो डिपार्टमेंट आईडी और जॉब आईडी की कॉम्बिनेशन को देखेगा, वो रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर वो रिपीट हो रहा है तो एक ही दफा दिखाएगा। तो लेट से मैं अगर करके देखूं, मैं सिंपली अगर करता हूं सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कामा जॉब अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो मुझे 107 रोज दिखा रहा है। इसी को अगर मैं डिस्टिंक्ट लगा दूं तो फिर 20 रोज दिखाएंगे। तो ये डिस्टिंक्ट, ये यानी कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये मल्टीपल जगह पे रिपीट हो रहा है। यानी कि डिपार्टमेंट 80 के अंदर एस अंडरस्कोर एफ के मल्टीपल एम्प्लॉइज हैं, तो उन्हें एक ही दफा मुझे दिखा रहा है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको देखेगा, ये पूरा कॉम्बिनेशन अगर रिपीट हो रहा हुआ किसी और रो में वो एक ही दफा दिखाएगा आपको। देन है जी डिस्क्राइब कमांड। डिस्क्राइब कमांड क्या करती है कि टेबल का स्ट्रक्चर आपको शो करती है। डिस्क्राइब को DESC भी लिख सकते हैं और डिस्क्राइब पूरा भी लिख सकते हैं और आगे टेबल का नाम लिखें, उस टेबल का स्ट्रक्चर मीन्स उसके कॉलम्स की डिटेल्स आपको दिखा देगा, कौन से कॉलम है, कॉलम्स के नाम क्या है, उनकी डाटा टाइप्स क्या है एंड सो ऑन। ओके जी, दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर।